हाँ जी। तो ये है कि अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हुए हमें जो डर लगता है कि हम पता नहीं अपना कंट्रोल लूज़ कर देंगे, तो वो अपनी ग्राउंडेडनेस को मेंटेन करना, हु ग्राउंडेड रहना, खुद को एक्सप्रेस करने के बाद भी ये स्ट्रेंथ सीखनी है, और ये हमने जब हम एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तो फिर हमने सीखनी है। हाँ, लेकिन ये होगा कि शुरू-शुरू में आप जब एक्सप्रेस करेंगे या अपनी नीड्स बताएँगे या अपनी बाउंड्री बताएँगे, तो आप रिजेक्शन भी फेस करेंगे। आपको हो सकता है सामने वाले कहें कि बदतमीज़ है, या ये कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, हर बात, हर चीज़ एक्सप्रेस कर देती है, ओवर एक्सप्रेसिव है। लेकिन ये है कि इसको अपनी वीकनेस नहीं समझना, इसको कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना, और खुद को ये नहीं समझना कि आपकी ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपकी वीकनेस है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि आप अपने साथ रिलैक्स्ड हो, आप अपने साथ कॉन्फिडेंट हो, आप अपने साथ सिंसियर हो, एटलीस्ट आप जेन्युइन एक्सप्रेशन कर रहे हो अपना। जो अंदर से हो वो आप बाहर से हो। लेकिन अंदर और बाहर में आपने ये भी देखना है कि आपकी किस हद तक शेयरिंग है, और किस हद तक आपने किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में कहाँ तक एंटर होने देना है। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। फिर ये कि अब देखिए शादी हो रही है, तो नई जगह पे जाना है, वहाँ एडजस्टमेंट के इश्यूज़ आएँगे। आप में से जो लोग हॉस्टल में कभी रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि जब नई जगह पे एडजस्ट करना होता है तो कितना मुश्किल होता है। अब नई जगह पे एडजस्ट करना है तो आपने पहले ही एंटीसिपेट करें कि आप चेंज एनवायरनमेंट में जा रहे हो। एक कल्चरल शॉक नहीं होता है, कल्चरल शिफ्ट होता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज होता है, वो वाला शॉक आपको फ़ील होगा। यही रीज़न है कि मैंने ग्रीफ मैनेजमेंट को इसमें एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर आपको समझाना है। क्यों? क्योंकि वो एक शॉक जो होता है, उन फीलिंग्स को नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक चेंज आएगा, उसको एंटीसिपेट करें कि ये चेंज आपको टू सम एक्सटेंट अफेक्ट करेगा। आप कहोगे ये हम तो इतने बजे उठते थे, हम तो इस तरह खाना खाते थे, ये किस तरह खाना खाते हैं? अजीब लगेगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ारी, जबकि उनके लिए वो बिल्कुल एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ़ है। तो फिर ये है कि देखिए नए लोग हैं, तो जितना ज़्यादा नई जगह पे जाओ, उसके बारे में सवाल-जवाब करो तो आपको पता चलता है, उसके उसके बारे में पता चलना शुरू होता है। अब इसका ये मतलब नहीं आपने हर एक से सवाल-जवाब शुरू कर देने हैं। आप अपने हस्बैंड से पूछें, आप कहें कि आप जानते हैं सबको, आप इनके साथ रहे हैं, मैं सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। मुझे सबके प्लसेस और माइनसेस बताएँ। मुझे बताएँ मैंने किसके साथ किस तरह चलना है। तो आप मुझे बताएँगे कि मैंने किस तरह सबको लेके चलना है। क्वेश्चन आपने डायरेक्ट जाके सबसे पूछना नहीं शुरू कर देने, अच्छा अपनी पसंद बताएँ, नापसंद बताएँ, ये थोड़ा-सा अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है या आपके जो ससुराल वाले हैं, वहाँ पे वो ओपन है, वो एक्सप्रेसिव लोग हैं, तो ज़रूर पूछें। वहाँ पे शाय नहीं फ़ील करना, वहाँ पे पूछें, अच्छा आपको क्या पसंद है? अच्छा आप बताएँ क्या पसंद है? लेकिन अगर वो थोड़ी-सी रिज़र्व एनवायरनमेंट है, तो फिर आपने उनसे पूछने की बजाय आपने किस पे रिलाय करना है? अपने हस्बैंड पे रिलाय करना है, उससे पूछना है। और उससे पूछ के वो फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो चेंज है, इसको एंटीसिपेट करना है आपने, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना है खुद को। जिस तरह से एडजस्टमेंट एक नई जगह पे जाके भी थोड़ी मुश्किल होती है, तो थोड़ी-सी मुश्किल होगी। तो वहाँ पे जो फीलिंग्स होंगी उसको किस तरह से नेविगेट करना है, वो मैं ग्रीफ मैनेजमेंट में बताऊँगी। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट आती है आगे, फिज़िकल प्रिपरेशन। फिज़िकली भी खुद को प्रिपेयर करना है शादी के लिए। अब फिज़िकल प्रिपेयर करने के लिए फिज़िकल में सबसे पहले हमारी बॉडी आती है, ठीक है? तो अपनी बॉडी को लेके कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? अगेन ये सेल्फ एस्टीम के अंदर ही आ जाता है कि ये बॉडी एस्टीम क्या है, आपकी बॉडी को लेके क्या थॉट्स हैं। फिर अगर पार्टनर की बॉडी है तो उसको लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन। अब आप मतलब थोड़ा-सा हम क्या होता है कि हम शादी को फैंटेसाइज़ करते रहते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें हस्बैंड कैसा चाहिए, हमें उसमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्यों नहीं पता? इसमें मतलब कौन-सी शर्म वाली बात है कि आप सोचते नहीं हैं। तो ये कि हम अपनी फीलिंग से ही डरते हैं ना कि हम पता नहीं फ़ील कर जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो ये क्या है, उस डर को निकालें, अपने आप को ऑन करें, अपने सामने जेन्युइन रहें। आपको बॉडी के हवाले से भी पता होना चाहिए कि आपको आपके स्पाउस में की बॉडी में क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। क्यों? इसका क्या फ़ायदा होगा कि लेटर ऑन शादी के बाद आपकी केमिस्ट्री बनने में आपको आसानी होगी। आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बनने में आपको आसानी होगी। फिर ये है कि अपनी रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक थॉट्स को ज़रूर कैटेगराइज़ करें। आपको पता होना चाहिए ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक की बात नहीं है, ये हकीकत पसंद बात ही नहीं है। ये मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरी अब आप डिमांड करें कि मेरी जो किसी मॉडल जैसी बॉडी है और मेरे हस्बैंड की बॉडी भी बिल्कुल एक मॉडल की तरह होनी चाहिए, तो फिर हम मॉडल से शादी कर लें। फिर आपको एक हस्बैंड के अंदर मॉडल वाले फीचर्स लाने की क्या ज़रूरत है?
तो आप ढूंढे ही मॉडल। तो ये है कि कुछ चीज़ें रियलिस्टिक हैं, कुछ चीज़ें हकीकत पसंद होती हैं, कुछ गैर हकीकत पसंदाना होती हैं। वो चीज़ आपको मेंशन करना और पता होना ज़रूरी है। और अगर आप सोचती हैं या अगर आप लिख के रखती हैं या अगर आप अपने सामने जेन्युइन होके, अपने सामने ट्रू होके अगर ये बातें करती हैं, तो इसमें शर्म कोई नहीं है और या इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने आपको हक दिया है। इसीलिए इस्लाम में जो जबरी शादी है, जबर का निकाह होता है, जिसको फोर्स्ड मैरिजेस कहते हैं, नापसंद किया गया है। क्यों? क्योंकि जब जबरी निकाह होगा तो वो केमिस्ट्री बिल्ड नहीं होगी, वो बॉन्ड बिल्ड नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, सिक्योर बॉन्ड नहीं होगा, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अब अट्रैक्ट हमने सोच की तरफ तो बहुत बाद में होना होता है। पहले दिन तो नहीं ना सोचे बताना शुरू कर देते या इतनी ओपन कन्वर्सेशन। पहली चीज़ या तस्वीर को देखते हैं हम किसी की, तो या उसकी ये तो नहीं ना कहते कि हम सोचें उसकी पूरी की पूरी पढ़ लें। पहली चीज़ जो अट्रैक्ट होती है वो बॉडी है। तो इसलिए जिस्म के क्या चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, क्या हो सकता है, दाढ़ी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती, किसी को शेव पसंद है, आँखें किस तरह, आँखों में भी ये नहीं है कि अब वो ग्रीन आइज़ वाला ही होगा तो मैंने शादी करनी है, तो ये अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने सामने लिख लें या अपने सामने ट्रू होके उसको अपने सामने एक्सप्रेस करें। जिस तरह से अब एक चीज़ है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। अब शादी होने वाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अम 6 महीने पहले ही आपने जी विज़िट करना शुरू कर देना है अपनी स्किन केयर रूटीन, और या बिल्कुल भी नहीं करनी और 1 महीना पहले जाना है, नहीं। बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, अपना ख़्याल रखें, खुद को तैयार करें, अपनी बॉडी को तैयार करें। अब बॉडी को तैयार करने में ये भी आता है कि अच्छी डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कोई विटामिन्स हैं तो विटामिन्स लें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, कोई स्किन का इश्यू है उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, कोई इश्यू है, अगर पेल्विक फ्लोर में कोई इश्यू है, दर्द रहती है कमर में, उसके लिए जाएँ, अगर पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जाएँ। ये सारी चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों पे हम क्यों ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ़ मुँह पे ध्यान क्यों देते हैं और सिर्फ़ मुँह की ही स्किन केयर क्यों करते हैं? अब आपको आवाज़ आ रही है? अब ठीक है? कि अभी भी डिस्टॉर्टेड है? तो ये बात मैं ये कह रही थी कि हम सिर्फ़ अम, फेस की ही या मेकअप करके क्यों केयर पे ध्यान देते हैं, हम बॉडी की बाकी चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हम क्यों इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ। हम क्यों डॉक्टर को विज़िट नहीं करते, या अगर हमारा कोई बैगेज है, हमारी कोई बॉडी को लेके रिज़र्वेशंस हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई हमें लगता है हमारी बॉडी में कोई डिफेक्ट है, कोई या हमें लगता है कि आप हम कैपेबल नहीं हैं, या आपको लगता है आप कैपेबल नहीं हो फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसको दिखाने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? क्यों हम सिर्फ़ फेस पे तवज्जो देते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ग्लोरीफाई ही किया जाता है सिर्फ़ एक ही चीज़ का, खूबसूरत बनना है, खूबसूरत बनना है। खूबसूरती आपके अंदर से आती है, तो खूबसूरती में अच्छी डाइट भी आती है, ढेर सारा पानी पीना भी आता है, मल्टीविटामिन्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें भी फिज़िकल प्रिपरेशन के अंदर आती हैं। एक्सरसाइज़ करना, बॉडी की का स्टैमिना बिल्ड करना, फिर उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा औरतों में कंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है दर्द, दर्द, दर्द। यानी जो फिज़िकल इंटरकोर्स होगा, जो जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं, सेक्स भी कहते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लड़कियाँ इतना डरती हैं कि पता नहीं कोई पहाड़ आके ऊपर गिरेगा। तो ये है कि तूफ़ान नहीं आ जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ जब करेंगे, कीगल एक्सरसाइज़ेज़ इसके लिए कहते हैं। अब अगर हमारी अम्माओं को नहीं पता था या हमारे बड़ों को नहीं पता था कि ये हमारा पेल्विक फ्लोर जो होता है, जिस पे हम बैठते हैं, ये हमारा हिप्स वाला एरिया, ये जो हमारा आगे से फ्रंट हमारा एरिया होता है, लोअर बेली जिसको हम कहते हैं, ये कमज़ोरी की निशानी है अगर दर्द होती है तो। तो ये क्या है कि हम क्या करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं या घंटों बैठे रहते हैं, जिसकी वज़ह से ये एरिया कमज़ोर हो जाता है। इसको पेल्विस भी कहते हैं या पेल्विक फ्लोर भी कहते हैं। जितना ये कमज़ोर होगा उतना पेनफुल इंटरकोर्स होगा। ये क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं हमें बताया जाता? क्यों? क्योंकि अब हमारी बेचारी अम्माओं को तो नहीं पता ना, या जिनको पता भी है तो वो उस तरह से उसको बता नहीं रहे। तो कीगल एक्सरसाइज़ेज़ इसके लिए होती है। अपने पेल्विक फ्लोर को
क्यों हम 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, या जब रिश्ता हो गया उसके बाद से एक्सरसाइज क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? क्यों कीगल एक्सरसाइजेस नहीं करते? क्यों सिर्फ हमें ये परवाह होती है कि मेरा फेस अच्छा लगे? ये सारी इनसिक्योरिटीज हैं हमारी, जो हम सिर्फ उनको हाइड करने के लिए सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। तो ये है कि ये जो फियर ऑफ पेन है ना, ये तो क्योंकि एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन फियर ऑफ पेन में इसमें सबसे, अगर आप कीगल एक्सरसाइजेस करेंगे, आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा। यूट्यूब भरा पड़ा है कीगल एक्सरसाइजेस पे, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो ये है कि जो कीगल एक्सरसाइजेस करते हैं या जो लड़कियां करती हैं, उनको जो इंटरकोर्स के दौरान जो पेन है वो कम से कम होता है। तो वो कम से कम पेन होगा। अब मैं आपको बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा रही यहाँ पे कि मैं आपको पूरा वो एक बना के दिखाऊं जो ऑर्गन है और वो सारा बताऊं। बहरहाल ये है कि जितना ज्यादा कीगल एक्सरसाइज करो उतना ज्यादा मसल्स स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। दर्द तब होती है जब जो मसल्स हैं वो अकड़े हुए होते हैं, अकड़ाव होता है, उनमें तनाव होता है। तो उस तनाव की वजह से क्या है कि हमारी बैक भी दर्द करती है और हमें पीरियड्स के दौरान भी ज़्यादा दर्द होती है। अब ये जो बैक में जो पेन होती है, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। ये एक क्लियर वार्निंग साइन है कि आपका पेल्विक फ्लोर बहुत वीक है और आपको इस पे वर्क करना है। तो इस पे जब वर्क करेंगे, पेल्विक कीगल एक्सरसाइजेस करें, पेल्विस, उसके अलावा योगा करें, तो फिर ये स्ट्रांग होगा और ऑटोमेटिकली पेन भी नहीं होगा आपको फील। हाँ, ये जो सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल अराउज़ल के जो, क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं जो औरतों में सबसे ज़्यादा खौफ होता है। एक ये कि इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरा ये कि अराउज़ल ही नहीं हो रहा। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह की बॉडी अट्रैक्ट करती है। अगर नहीं पता होगा तो फिर बाद में आपको ना इंटरेस्ट फ़ील हो रहा होगा फिज़िकल रिलेशनशिप में। शादी का एक, क्यों करते हैं लोग शादी? अगर ओपनली अगर बात की जाए या क्लियरली बात की जाए, किसी के ज़हन में इमोशंस नहीं होते, किसी के ज़हन में ये औरतों के ज़हन में होता है। मर्दों के ज़हन में पहली चीज़ जो आती है वो उसकी सेक्सुअलिटी है। औरत के ज़हन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो इमोशनल कनेक्शन है। अब तो ये वैल्यूज़ बिल्कुल डिफ़र हो गई। ये सिर्फ़ ये नहीं कि आप 1 या 2 मर्द के लेवल पे, ये ओवरऑल मर्द की जनरल साइकी में आता है। तो ये तो बिल्कुल वैल्यूज़ एक-दूसरे से अलग हो गई। तो उस वैल्यू को अलाइन करने के लिए औरतों को भी ये समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए भी कि ये कनेक्शन की एक निशानी है। औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? इंटीमेसी, कनेक्शन। ये कनेक्शन है। ये सिर्फ़ फ़िज़िकल एक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये एक तो रूह का एक कनेक्शन है। इसको स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कहा जाता है। इसका सवाब है इवन। हमारे दीन में इसको सवाब का काम कहा गया है। सवाब का काम वही होगा ना जो रूह को सुकून देगा। यही है, क्योंकि रूह की अहमियत है इस्लाम में। जिस्म को तो इतनी इम्पोर्टेंस दी भी नहीं जाती, इस हद तक है कि उसके हक अदा करो, ठीक है? हक अदा करने की ही एक ये अलामत है, लेकिन ये रूह को भी सुकून देती है। तो इसलिए इसको एक रूहानी अमल समझे। हमारे यहाँ कहा जाता है बहुत गंदी चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा गंद से रिलेट किया जाता है। गंद से रिलेट करने का मतलब तो तब हो ना जब ये शादी से पहले है, तो वाक़ई वो गंद है, लेकिन शादी के बाद अगर है तो नेकी का काम है। ये पाकीज़गी है और रूह की पाकीज़गी है, जिस्म की पाकीज़गी है, सोचों की पाकीज़गी है। तो जो सारी चीज़ें मवद्दा, रहमत और सुकून, वो तीनों चीज़ें मिला के इस अमल के दौरान, इस अमल को अल्लाह ताला ने इस अमल में रख दिया है, उस उन तीनों चीज़ों को जो शादी का क्रक्स है। इसकी अहमियत को समझें। एक और चीज़ औरतों के अंदर जो बहुत बड़ी कमी है वो ये कि अगर कोई फ़िज़िकल नीड भी हो तो बताती नहीं है, शर्म आती है बताने में। क्यों शर्म आती है बताने में? अगर आपकी फ़िज़िकल नीड है तो क्या मर्दों की जिस तरह फ़िज़िकल नीड होती है औरतों की नहीं हो सकती? फिर अगर औरतों की नहीं हो सकती तो अल्लाह ताला ने औरत के अंदर रखी ही क्यों फिज़िकल नीड या फिज़िकल अर्ज क्यों रखी? तो वो ये कि शादी के बाद भी औरतें बताती नहीं हैं, बताने की बजाय लड़ना शुरू कर देंगी, बिला वजह किसी बात पे मूड ऑफ कर लेंगी, लड़ाई शुरू कर लेंगी। फिज़िकल नीड होगी, कोई जेस्चर रख लें, कोई अपना म्यूचुअली डिसाइड करके कोई आप रख लें कोई निशानी कि इस तरह से आपने एक्सप्रेस करना है, तो अगर मैं इस तरह बिहेव करूँगी तो समझ जाएँ कि मुझे फिज़िकल नीड फ़ील हो रही है। अगर आप इतना शाय हैं बताने में, तो इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि एक्सप्रेस करना अपनी नीड्स को शुरू करें ताकि आपको आता हो बाद में एक्सप्रेस करना भी। तो ये है कि बाउंड्रीज़ भी सेट करें, बाउंड्री भी हो, जैसे अगर आप इस्लामिकली बात करें तो एनल या ओरल इंटरैक्शन जो सेक्स होती है, वो हराम है। तो आपकी वैल्यूज़ में आ गया कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी। अगर कोई डिमांड भी करेगा तो पहले दिन से क्लियर कर दें, ये मैं नहीं करूँगी, ये मेरी बाउंड्री है। फिर उसके अलावा ये कि अगर शायनेस फ़ील होती है तो
शुरू-शुरू में एक दूसरे की बॉडी को देखते हुए भी शर्म आपको फ़ील होगी, होगी। तो उसमें क्या करें कि ये जो इंटरैक्शन है या ये जो इंटरकोर्स है ये लाइट ऑफ में करें, या जितनी कम से कम लाइट हो उसमें करें, ताकि एक दूसरे के साथ कंफर्ट डेवलप हो। और बिलीव मी, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ औरतें डरी हुई होती हैं, मर्द भी डरे हुए होते हैं। मर्दों के अंदर जो मैक्सिमम जो कह लें कि जो सबसे ज़्यादा डर होता है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी का होता है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी का होता है, इसका मतलब ये है कि वो भी डरे हुए हैं, आप अकेले नहीं डरे हुए। तो फिर ये है कि जब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो फिर खुद भी रिलैक्स हों और सामने वाले को भी रिलैक्स फ़ील कराएँ। अब अगर शादी वाली रात की बात की जाए, शादी के बाद कुछ दिनों की बात की जाए, तो उसमें ये है कि एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करें। कैसे हैं? क्या हाल है? क्या अच्छा लग रहा है? क्या नहीं लग रहा? अब वो नहीं बता रहा, आपका हस्बैंड नहीं बता रहा, खुद पूछ लें। आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा? आपको मेरा मेकअप कैसा लगा? खुद इनिशिएट करें। बहुत ज़्यादा भारी कन्वर्सेशन नहीं करनी होती कि अच्छा मेरे घरवालों को भूल जाएँ उस वक़्त के लिए, शुरू में। उस वक़्त आपने ये हनीमून जो पीरियड होता है उसमें अगर आप घरवालों को साइड पे रखेंगी, उतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बिल्ड होगा आपका। जितना ज़्यादा दूसरों को सोचेंगी, उतना ज़्यादा आपका वीक बॉन्ड, वो पहली ईंट नहीं होती, वो जो पहली ईंट की मिसाल मैंने दी थी कि जितनी वो मज़बूत होती है, उतना लेटर ऑन मज़बूती आती है। उसमें एक-दूसरे को वक़्त दें और एक-दूसरे से बात हल्की-फुल्की बातचीत करना शुरू करें। उससे क्या होगा कि दोनों कंफर्टेबल होंगे एक-दूसरे के साथ। एक और अहम तरीन चीज़ है, इस पे आपने साबिर चौधरी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखनी है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका कोई फ़िज़िकल इंटरकोर्स नहीं भी होता, तो सुबह के वक़्त में आपने फिर भी दोनों ने शावर लेना है। क्यों? क्योंकि इस तरह क्या होगा कि दूसरों को एक जेस्चर चला जाएगा कि इनका इंटरकोर्स हुआ है। लोग पाकिस्तानी माशरे का एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, बुरी बात ये है कि यहाँ हर कोई टोक लेता है, पूछता है, "अच्छा कुछ हुआ? अच्छा क्या हुआ? अच्छा सब कुछ ठीक है? कैसा रहा?" तो ये इस तरह की टोएँ लेने की आदत है। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, आपने किसी को मुँह से नहीं बताना। जब आपके बाल थोड़े से वेट कोई देख लेगा तो उनको समझ आ जाएगी कि यानी कुछ हुआ है। फिर वो फर्दर टोए नहीं लेंगे। ये चीज़ें क्या हैं कि ये करने ज़रूरी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मुँह से किसी को कहोगे ना कि मेरे से ये बात नहीं पूछनी, वो थोड़ा ऑफ़ेंसिव होने लगेगा। अगेन इस माशरे की बुराई है। ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम या कलेक्टिविस्टिक कल्चर की बुराई है। तो वहाँ पे और खबरदार आप में से कोई भी किसी भी फ़िज़िकल रिलेशनशिप की बात आपने किसी को भी नहीं बतानी। ना ही घरवालों को, ना ही दोस्तों को, किसी को कुछ भी नहीं बताना। ये आपका और आपके हस्बैंड का राज़ है और ये सीक्रेट है आपके दरमियान, और इसकी हिफ़ाज़त करनी है। और इसकी हिफ़ाज़त किस तरह करनी है कि किसी को नहीं बताना। अगेन वही बात है कि कोई पूछे ज़्यादा देखने के बावजूद, गीले बाल देखने के बावजूद भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर आप मुस्कुरा दें सिर्फ़। कुछ भी नहीं बताना आपने। सिंपल एक स्माइल काफ़ी है। उसी से सबको उनके जो मतलूबा आंसर हैं, वो उनको मिल जाएँगे जो वो चाह रहे थे। ये है, इन चीज़ों का ख़्याल रखें। फिर एक बात आ जाती है कि आपसे ये भी पूछा जाएगा, हम लड़की हैं, तो पीरियड्स आ गए, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद जी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएँगी बच्चे की। वहाँ पे बाउंड्रीज़ लगानी बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री लगाने के लिए अगर कोई ज़्यादा कुरेद रहा है तो बता दे, पीरियड्स रेगुलर हैं तुम्हारे नहीं रेगुलर हैं? कहते हैं हाँ जी रेगुलर हैं। आपको कोई तफ़सीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। या पीरियड्स आ गए हैं, तो हाँ जी आ गए हैं, नहीं आ गए। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बास्केट में, अपने वॉशरूम के अंदर एक बास्केट रख लें, जहाँ आपने डिस्पोज़ करनी है अपनी इस तरह की चीज़ें, और कभी भी इस तरह नहीं डिस्पोज़ करनी, शॉपर में डाल के करनी है, ताकि किसी को पता ना चले। फिर ये है कि आपकी ये जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, ये कभी भी सामने नहीं आपने सजा देने। ये तो ऑब्वियसली नहीं सजाते, लेकिन ये है कि अलमारी के अंदर कोई एक जगह सेक्शन बना लें जहाँ आपने रखने हैं। और ताकि आपकी प्राइवेसी का ख़्याल रहे, प्राइवेसी का लिहाज़ रहे, और एक अपनी प्राइवेसी का ख़्याल जिस तरह रख रहे हैं, तो अपने हस्बैंड की प्राइवेसी का भी ख़्याल रखना है। ये ना हो कि ससुराल से तो सारी बातें छुपाई जा रही हैं, अम्मा के घर पहुँचे हैं और एक-एक बात अम्मा को बैठ के जी बतानी शुरू कर दी। बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी। जिस तरह आपका राज़ है, इस तरह सामने वाले इंसान का भी राज़ है। तो उसके राज़ की भी हिफ़ाज़त करनी है और बाउंड्रीज़ अपनी सेट करनी है। अब ये है कि अपनी बॉडी के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि मेरा हस्बैंड इन पार्ट्स को सबसे ज़्यादा अटेंशन दे और इन पार्ट्स को लीस्ट अटेंशन दे। जो लीस्ट अटेंशन वाले पार्ट्स हैं ना, वो बड़े अलार्मिंग है। क्यों? क्योंकि वो हमारी इनसिक्योरिटी को शो कर रहे हैं और हमें उस उन पार्ट्स को लेके इनसिक्योरिटी है और हम इनसिक्योर हैं। वो क्या होगा कि वो आपकी इंटीमेसी बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसमें ये है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये जो कॉस्मेटिक्स वाले, इनकी ये बड़ी डिमांड है, इनकी बड़ी माँग होती है।
कि जी जो अंडर आर्म्स जो होते हैं जैसे, या ग्रॉइन एरिया होता है, इसको जी हमने सफ़ेद करना है। कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको इसको सफ़ेद करने की। आपकी बॉडी जैसी है उसको रिस्पेक्ट करें, उसको इज़्ज़त दें, और उसको जब आप ऑन करेंगी तो हर इंसान ऑन करेगा, ठीक है? हर इंसान से मेरी मुराद है हस्बैंड ऑन करेगा। तो अगर आप ही नहीं ऑन करती होंगी तो फिर उसने किस तरह से ऑन करना है? आप जितनी कॉन्फिडेंट होंगी ना अपनी बॉडी को लेके या अपने आप को लेके, उतना ही आपको प्लेयर भी फ़ील होगा इस रिलेशनशिप में, और उतना ही आप इम्प्रेस भी कर सकेंगे अपने हस्बैंड को। जितना लो कॉन्फिडेंस होगा उतना है उसको पता चलेगा अच्छा इसकी कमज़ोरी है। अब ये कि हस्बैंड यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं ये कहती हूँ कि अब आजकल माशरे में अच्छी सासें और अच्छे ससुराल वाले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, एजुकेशन बढ़ गई है, नॉलेज बढ़ गया है। तो ये कि एक किसी के एक्सपीरियंस को देख के ओवर जनरलाइज़ नहीं करें कि सब बुरे होते हैं या सब ये होता है, पर ये भी है कि एहसास आप भी करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करें। जितना कॉन्फिडेंस होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे वे में दूसरों को भी डील कर सकती हैं, और ये अपने हस्बैंड को भी डील कर सकती हैं और खुद को भी हैंडल कर सकती हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले सेल्फ एस्टीम की बात की थी। तो सेल्फ एस्टीम आपकी जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फिर एक चीज़ ये है कि अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है ना, आप सबकी प्री मैरिटल वर्कशॉप आप सब इसीलिए अटेंड कर रहे हैं, सदका दें। अगर कोई रिश्ते की बात शुरू होती है तो सदका देना शुरू कर दें। रोज़ाना ₹10 उस रिश्ते के जो आपके लिए आया है, वो बेहतर होगा तो वो हो जाएगा, बुरा बला होगी तो वो टल जाएगी। और ये कि ओपन हो जाएँ, ये ना कहें कि मैंने रिश्ता नहीं करना या अभी मैं पढ़ रही हूँ, यानी आने दें। जो चीज़ आ रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है, उसको आने दें, उसको चांस दें, और आप अल्लाह पे रिलाय करते हुए 2 नफ़ल इस्तिखारे के पढ़ते रहें, जब मौका मिले। मैं चाहती ये हूँ कि आप रोज़ाना 2 नफ़ल इस्तिखारे के पढ़ें, ठीक है? लेकिन अगर 2 मुश्किल लगते हैं रोज़ाना पढ़ने तो रोज़ाना सदका दें, और हफ़्ते में 1 दफ़ा जुम्मे के जुम्मे आपने वो 2 इस्तिखारे के नफ़ल पढ़ने हैं, कि अल्लाह ताला ये बेहतर है, भला है तो टल जाए, बेहतर है तो हो जाए। फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला की बरकत और रहमत वो उसमें शामिल हो जाएगी और आपके लिए वो इंशाल्लाह आसानी होगी। ये फ़िज़िकल के मुतालिक था। अब जी स्पिरिचुअल। अब जब आपने शादी होगी, आपके फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी है, ससुराल वालों से भी डील करना है, हैंडल करना है, घर के मामलात भी हैं, तो नमाज़ पढ़ने का वक़्त बाज़-औक़ात नहीं मिलेगा, या बाज़-औक़ात वक़्त निकल जाएगा, या बाज़-औक़ात इस तरह फ़ील होगा कि अल्लाह से कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा, नमाज़ें क़ज़ा होती जा रही हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल डिप तो मस्ट आएगा। क्यों? एक तो इमोशंस की बहुत ज़्यादा जो नमनेस नहीं आ जाती इमोशंस की, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस होने की वजह से इकट्ठे मिक्स हो रहे हैं, ग्रीफ़ भी है, दूसरों को छोड़ने, अपने घर वालों को छोड़ने का गम भी है, लाइफ़ चेंज हो गई है, फ्रीडम ख़त्म हो गई है। वो चीज़ थोड़ी-सी ना आपको स्पिरिचुअली डिप आपको फ़ील होगा, लो फ़ील होंगे आप स्पिरिचुअली, खुद को लो फ़ील करेंगे। तो ऐसे वक़्त में जो आज भी आप देखें कि अब आप स्पिरिचुअली लो फ़ील कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका क्या बिहेवियर होता है? ये जो अभी लो फ़ील करते हैं, ये शादी के बाद वाले लो से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि शादी के बाद वाले लो में आपको एक कंटीन्यूअस लो भी फ़ील हो सकता है। वहाँ पे क्या करना है, अपने अंदर शुक्रगुज़ारी की आदत डालें। चीज़ों ये जो हैप्पीनेस इज़ वाला जो हम लिखते होते हैं ना छोटे-छोटे जुमले, कि मेरे लिए खुशी क्या है, खुशी क्या है, खुशी क्या है? तो रोज़ाना अभी से शुरू करें कि एक सिर्फ़ चीज़ जिसने आपको रोज़ाना खुशी दी रात को सोते हुए, और क्या एक चीज़ जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज, वो क्या हो सकता है? बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं, एक अच्छा बिस्तर, एक अच्छा ऊपर कंबल, एक अच्छा घर वाले, या एक अच्छा नया सूट। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आज मुझे खुशी दी कि मैं वक़्त पे उठ के मैंने फ़जर पढ़ी, आज मुझे खुशी है मैंने नया खाना आज हमने डिफरेंट खाया कुछ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनकी अगर आप अटेंशन देना शुरू करेंगे तो फिर क्या है कि ये लेटर ऑन आपको फ़ायदा देंगी, आपको वहाँ पे भी ऑन ऑटोमैटिकली आपका ब्रेन इन चीज़ों को सोचेगा। फिर ये कि इंट्रोस्पेक्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कुछ वक़्त अगेन मी टाइम, अपने साथ कुछ वक़्त गुज़ारें, तो फिर ये है कि ये इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर ये कि स्पिरिचुअल बाउंड्री भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने हस्बैंड के साथ कौन से टॉपिक पे नहीं बात करनी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हस्बैंड-वाइफ बिला वजह बहस कर रहे होते हैं, मुबाहसा कर रहे होते हैं, और क्या बात निकलती है, जी फ़िरक़ों पे बात हो रही है या सियासत पे बात हो रही है आजकल तो। किसी की सियासत पे, किसी की आइडियोलॉजीज़ पे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने शादी की थी तो आपने मुख़्तलिफ़ इंसान से शादी की थी। आपने ये नहीं कहा था कि एग्ज़ैक्ट मेरे जैसा मुझे चाहिए, और आपको चाहिए भी नहीं। जितना मुख़्तलिफ़ होगा, डाइवर्स होगा, उतना आपको वो रिलेशनशिप में मज़ा आएगा, लर्निंग नहीं होगी, नए पर्सपेक्टिव्स पता चलेंगे, नए तरीके से, नए ज़ाविये से आप चीज़ों को देख सकेंगे।
ठीक है? तो ये चीज़ है कि बहस नहीं करनी, बाउंड्री सेटिंग करनी है। बाउंड्री सेटिंग शुरू-शुरू में आपको ना, जब फ़ील होगा कि ये चीज़ गलत लगी है मुझे, कह दें। कहने का अंदाज़ और कहने का तरीका होता है। कहें तो क्या हो जाएगा? लेकिन कहने का अंदाज़ आपको वो सारी बात को ज़ाया कर देगा या सारी बात को बना देगा। प्यार-मोहब्बत के साथ कहें कि नहीं, मुस्कुरा के मुश्किल होता है, बुरा लग रहा होता है। उस टाइम पे फ़ौरन जवाब देने की बजाय खुद को थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल सीखें। उस टाइम पे नहीं कहना थोड़ी देर बाद कि मुझे ये बात बुरी लगी थी, इस तरह से हुई थी। और ये भी एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है सामने वाला डिफेंसिव हो जाए कि नहीं, मैंने ऐसी क्या बात कर दी, तुमने ऐसे ये क्या? वहाँ पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पे आपने रिलैक्स रहना है, काम रहना है, और उसी के लिए ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में आप अपने साँस पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि अपने साँस पे फुली फ़ोकस करके देखना होता है कि अब साँस अंदर जा रहा है और अब साँस बाहर आ रहा है। इसको डीप ब्रीथिंग भी कहते हैं, मेडिटेशन भी कहते हैं। फिर ये कि उस वक़्त में, उस लम्हे में खुद को अपने गुस्से से या उस फ्रस्ट्रेशन से डिटैच करना कि नहीं, अभी जवाब नहीं देना, थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊँगी, ठीक है? थोड़ी देर में भी आराम से प्यार-मोहब्बत से बताना है, और लेकिन बता दें। बताने का फ़ायदा ये होता है कि अपनी अपनी बात कन्वे हो जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है। वो फिर अगला दोबारा करे, 2 दफ़ा बताएँ, 3 दफ़ा बताएँ, चौथी दफ़ा भी बता दें। ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं चौथी दफ़ा तुम्हें बता दिया, क्या हो गया? आहिस्ता-आहिस्ता एक-दूसरे का पता चलेगा। ठीक है? तो वो आपकी भी इस तरह की गलतियाँ होंगी जो बार-बार आप कर रही होंगी, क्योंकि आप भी कन्फ्यूज़ होंगी, आपको भी नहीं समझ आ रही होगी, तो सेम गोज़ विद अदर पर्सन। उसको भी नहीं समझ आ रही होगी कि ये एक नई मख़लूक़ के साथ किस तरह मैंने एडजस्ट करना है। ठीक है? वो एक जेंडर का एक वो फैक्टर है कि बिहेवियर ही बिल्कुल अलग होगा। मर्द का बिहेव करने का अंदाज़ और है, औरत का बिहेव करने का अंदाज़ और है, और आपका इंटरेक्शन अभी औरतों के साथ होता है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अब आपने जी कि मैं अब लड़कों से दोस्तियाँ कर लूँ क्योंकि मुझे लड़कों की साइकी समझनी है। नहीं, लड़कों की साइकी और होती है, शौहर की साइकी और होती है। शौहर के अंदर ओनरशिप होती है। एक सवाल किसी ने पूछा था कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए मर्द के अंदर? तो उसके अंदर सबसे मेन क्वालिटी वो रिस्पेक्ट देने वाला हो और प्रोटेक्ट करने वाला हो। जितना ज़्यादा वो आपका मुहाफ़िज़ होगा दूसरों के सामने, आपको महफ़ूज़ रखने वाला होगा, जितना दूसरों के सामने और आपके सामने आपकी इज़्ज़त करने वाला होगा, उतना वो बेहतरीन मर्द है। तो ये यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी तक इसको ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह कल अ, सॉफ्ट स्किल्स पे कि किस तरह कम्युनिकेट करना है, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है, डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन्स आए हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जब रिश्ता करने जाना है तो फिर रेड फ्लैग्स क्या होंगे? अच्छा, जब रिश्ता करने जा रहे होते हैं, मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा हम मज़हब को अहमियत देंगे उतना ही बेहतर रहता है हमारे लिए। मज़हब में मैंने नहीं कहा कि आपको एक स्कॉलर से शादी करनी है, मैंने ये कहा था कि नमाज़ें पढ़ता हो, ये भी नहीं कि वो फजर मस्जिद में पढ़ता हो, बस वो नमाज़ को अहमियत देता हो, उसका मस्जिद से लिंक हो। अब रेड फ्लैग्स की अगर बात की जाए तो उसमें ये है कि उसके घरवाले उसके बारे में क्या कहते हैं, उस उनकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि घरवाले बेहतरीन जान रहे होते हैं। और आपको अगर नहीं पता चल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, फेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि इमाम मस्जिद से पूछें या घर के लोगों से पूछें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, और अगर आपके पूछने पे अगर रिश्ता वो ख़त्म कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उनको कहें मोस्ट वेलकम, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया हमारे पूछने से, क्योंकि जो आपको कहेंगे, जो अच्छे होंगे, वो कहेंगे आप पूछें हमारे बारे में। वो कहेंगे कि आप हमारे इर्द-गिर्द लोगों से पूछ लें, पता कर लें। और एक चीज़ ये है कि उसके अम्मी-अब्बू का आपस में रिलेशन को असेस करें, जितना हो सके। जितना वो अच्छा रिलेशन होगा, समझें वही रिलेशनशिप की टू सम एक्सटेंट कहीं न कहीं उसी रिलेशन की इनेक्टमेंट हो रही होती है। या वो बिल्कुल अपोज़िट बिहेव करेगा, या वो उसके बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये है कि अ, ये चीज़ें आप देखें कि उनका आपस में हस्बैंड-वाइफ का, उसके अम्मी-अब्बू का लड़के के क्या रिलेशन है। फिर ये है कि ये एक क्वेश्चन ये था कि सब्र के बारे में कहा जाता है, तुमने 5 साल सब्र करना है। 5 साल सब्र नहीं करना आपने। आपने 1 साल भी सब्र नहीं करना होता। लेकिन बात ये है कि जब आपने, सब्र से मुराद ये होती है, जो बात की जाती है इसको एक्सप्लेन नहीं सही किया जाता,
सब्र से मुराद ये कि आपने जाते साथ ही लड़ाइयाँ नहीं करनी शुरू कर देनी, कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं शुरू कर देना। हाँ, आपको हो सकता है किसी की बात बुरी लगेगी, आपने हर एक के आगे बैठ के उसने ये किया, उसने ये किया। आपके अंदर इतनी तो पर्सनल स्किल्स शुरू में होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को इग्नोर, कौन-सी चीज़ें इग्नोर करने वाली हैं, कौन-सी चीज़ें सुनने वाली हैं। हाँ, आप इमोशनली थोड़े से कमज़ोर फ़ील करेंगे शुरू में कि आप अपने घर वालों को छोड़ा है या कोई भी रीज़न हो सकती है। वहाँ पे क्या है कि कंप्लेनिंग जितनी कम से कम हो वो करें, और अगर करनी भी है तो इस अंदाज़ में करें कि ये ना लगे कि कंप्लेन हो रही है। ठीक है? इस अंदाज़ में करें कि ये ना लगे कंप्लेन कर रहे हैं। और किससे करनी है? सिर्फ़ अपने हस्बैंड से। सास के सामने बैठ के शौहर की बुराइयाँ नहीं करनी, अपनी अम्मी के पास बैठ के शौहर की बुराइयाँ नहीं करनी, अपनी अम्मी के पास बैठ के तो बल्कि किसी ससुराल वाले की भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। अपने बहन-भाइयों में जो समझदार है उससे बात करें। अगर कहीं इस तरह की कोई बात हो जाती है जो आपके लिए लगता है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर ये है कि जो ससुराल वालों का बिहेवियर है वो तो जिस हद तक हो सके अपने शौहर से करें, और इस अंदाज़ में कि ये ना कहे ये तो लड़ाइयाँ डलवाने आ गई है। इस चीज़ का ख़्याल रखें। सब्र करने से मुराद ये होता है कि आप कंप्लेनिंग ना शुरू कर दो। बाउंड्री सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री सेटिंग के लिए भी अगेन कम्युनिकेशन का वे क्या है? असर्टिवली, असर्टिवली क्या होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊँ। मैं मैं यहाँ आपको अस्सलाम वालेकुम। वाल मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। हम लोग को ना अल्लाह ताला ने ना जरा जज्बाती बनाया है, तो हम लोग को ना अपने जज्बात पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो अभी से ये प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें कि हमें ना बाज़ औक़ात मसले का हल से ज्यादा ना हमें होता है कि हमारी कोई बात सुन ले। तो आपने अपनी बहन या भाई जो भी है अभी मौजूद हैं, क्योंकि आप लोग घर हैं, तो उनसे कहें कि हमने इस तरह डील करना है कि अगर कोई मैं मसला लेकर आऊँगी या कोई परेशानी लेकर आऊँगी या लड़ूँगी ना, तो आपने पूछना है कि मसला मसले में बात करनी है कि आपको बस सुनना है। तो ये चीज़ आपने अपने फिर आगे जाके शौहर के साथ भी अप्लाई करनी है, क्योंकि हम लोग बाज़ दफ़ा हमें होता है कि ह ज़्यादा दफ़ा यही होता है कि हम मसला नहीं हल कर रहे होते हैं, हमें होता है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है। तो फिर हमने आगे जाके फिर ये कहना है अपने शौहर से कि आपने हमें सुनना है। उसको ये बता देना है कि ये वाले टाइम जो है ना, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, मैंने हुँ। बात इसलिए की है। और बाद दफ़ा ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि आपने सिर्फ़ बात करनी है, मसला इतना बड़ा है नहीं। हुँ, हुँ। बिल्कुल, ये इस तरह है कि ये क्लैरिफ़िकेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है कि बात सॉल्यूशन बताना है कि सिर्फ़ सुननी है बात, या इमोशंस को सुनना है। तो ये जो हमें कहा जाता है कि मर्द को तो सिर्फ़ सॉल्यूशन चाहिए होता है, ऐसा कभी मतलब ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम 100% ट्रू नहीं है। बाज़ औक़ात मर्द को भी सिर्फ़ सुनना ही चाहिए होता है। मशवरे उसको सारे पता होते हैं, उसको सारे सॉल्यूशंस पता होते हैं, उसको सिर्फ़ सुनने वाला चाहिए होता है। तो ये चीज़ है कि एक चीज़ रूल ऑफ थंब नहीं बना लेना कि ये चीज़ कही है तो ये सबके लिए 100% अप्लाई है, वो सिचुएशन बदलती है। और ये कंप्लेनिंग वाली जो बात मैं कह रही थी, ये तो हमने जो शुरू में बात की थी कि मर्द और औरत एक-दूसरे का लिबास है, शौहर, मियाँ-बीवी। तो वो लिबास है, तो लिबास तो हिफ़ाज़त करता है और लिबास ढाँपता है ख़ामियों को, कमियों को, ऐबों को। तो छुपाने वाला बनना है, ना कि वो ढोल पीटने वाला बन जाना है कि हर एक को बताओ, आओ तुम्हें इसका मैं ऐब दिखाऊँ, आओ मैं इसको बताऊँ तुम्हारा कि इसके अंदर ये ख़ामियाँ, ये कमी है। तो ये कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे अंदर रहम डाल, सामने वाले इंसान के अंदर रहम डाल। हाँ, और एक और बात कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इतनी लड़कियों में से अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम ये ले सकें, ये अल्लाह का एहसान है। और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोग दे, कदरदान लोग दे और हमें भी कदरदान बनाए। और मतलब मैं ये कह आमीन रही थी कि इंशाल्लाह। हम लोग ना और ये सोच रही थी अभी लेक्चर के दौरान ही कि वाक़ई अल्लाह की बड़ी रहमत है कि हमने ये चीज़ें हमें समझ आई हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें शौक था क्योंकि हमें फ़िक्र थी कि हमें बेहतर होना है। तो अपने आप को अभी से इमेजिन करना शुरू कर दें, जैसा आप बनना है या जैसा आप शौहर चाहती हैं। और शौहर जैसा चाहती हैं मतलब वो आपका ख़्याल रख रहा हो, मैं तो इमेजिन करती हूँ साथ कुकिंग कर रहे हैं और ये और वो। तो ये एक इमेजिनेशन है और इस ये क्या है, गुमान है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको आपके गुमान के मुताबिक देगा। तो आप चाहती हैं ना कि आपको जो चीज़ पसंद है, आप उसके साथ भी करें, तो आपको अभी से कोशिश करनी है अपने ख़्यालों में, अपने तसव्वुर में और गुमान करना है अल्लाह ताला से, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा ही दे और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसा देगा क्योंकि अल्लाह ताला ने ही देना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं जो सॉफ्ट स्किल्स से मुतालिक हैं उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह